तो एनसीईआरटी बुक आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में जो टॉपिक है ये 1.10 का है और ये है वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले द्विध्रुव का मतलब समझते हैं। ध्रुव माने होता है किनारा। ध्रुव का मतलब क्या है? किनारा। जैसे पृथ्वी में भी बोल देते हो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, चुंबक में बोल देते हो कि यन ध्रुव और एस ध्रुव। इसी तरह से जो द्विध्रुव होता है उसमें भी दो ध्रुव हो गए, माने एक तरफ होता है प्लस क्यू आवेश और एक तरफ क्या होता है माइनस क्यू आवेश। ठीक है, लेकिन ये बहुत पास पास होते हैं। तो दोनों आवेश कैसे हैं, समान है कि असमान है? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश लेंगे तो कैसे हो गए? असमान आवेश। माने असमान आवेश को विजातीय आवेश बोलते हैं। तब जब विजातीय आवेश अल्प दूरी पर हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। याद हो गया क्या? विजातीय आवेश माने प्लस आवेश और माइनस आवेश कैसे हो? अल्प दूरी पर हो, बहुत दूर ना हो, तो इस निकाय को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। और ये खाली स्थान में भरने के लिए आता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप अपने से भी सोच के परिभाषा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र बना हुआ है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। विजातीय आवेश हैं, अल्प दूरी पर हैं, तो इस निकाय को क्या कहा जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। या फिर ऐसे भी दूरी पहले कर दो कि अल्प दूरी पर स्थित विजातीय आवेशों को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन ये आवेश जो होते हैं समान परिमाण के होते हैं। समान परिमाण का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर आप +4 कूलाम रखते हो तो यहाँ भी -4 कूलाम रहेगा। उनका मान कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अब हम इसमें 3 चीज़ें समझेंगे। एक ये समझ रहे हैं कि सबसे पहले ये कितने कहाँ पर रहेगा? अल्प दूरी पर, ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। दूसरा हम समझेंगे कि इनका परिमाण समान होगा। परिमाण का मतलब है मान। जैसे एक साइड +5 तो इधर भी -5, इधर +3 तो उधर -3, तो जो 3 3 आया उसका क्या कहलाया? परिमाण कहला गया। और तीसरा समझना है कि ये कैसे आवेश होते हैं? विजातीय होते हैं, अलग अलग आवेश होते हैं। इस निकाय को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। तो दिमाग में वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बैठाना है। परीक्षा में ये आता है, खाली स्थान में भी आ जाता है, और ये प्रश्न अलग से भी पूछ देता है 1 नंबर में कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो क्या बोलोगे? पहले यहाँ से भी चालू कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। समान परिमाण के विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बोलो तो, यहाँ से बोलो क्या? समान परिमाण के विजातीय आवेश, ये क्यू का मतलब हो गया। कैसे हों? अल्प दूरी पर हों, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को दर्शाते कैसे हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव का जो प्लस क्यू आवेश है ये इधर रखा जाता है। एक हम बोले कि विजातीय आवेश है तो उसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो प्लस हमेशा इधर रखा जाता है। वजह ये है कि यदि मैं एक्स और वाई एक्सिस बना दूँ, ये वाई होता है ना, ये एक्स होता है, तो एक्स का प्लस इधर होता है, माइनस इधर होता है। ठीक है, इस हिसाब से आवेश को इधर रखा जाता है, प्लस को, और माइनस आवेश को इधर रखा जाता है। तो जब भी आप वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे हमेशा प्लस क्यू इधर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? और माइनस क्यू इधर रखेंगे। दूसरा, जैसे प्लस माइनस के बीच में एक हम बिंदु लेते हैं, ऑरिजिन लेते हैं, मूल बिंदु कहला गया। तो यहाँ पर ये क्या कहलाया? ओ कहला गया। ये क्या कहला गया? ओ। समझ में आ गया? इसको हम इसका क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी देखूं तो ये इसको क्या माना जाता है? 2l। क्या मानते हैं? 2l। कहीं कहीं पर 2a भी लिखा जाता है, ऐसा है ना, पर इसमें बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ लिख देते हैं, इसलिए मैंने इसको l कर दिया है। क्या होता है कि यहाँ पर q भी लिख दिया है ऐसा, और a भी लिख देता है, और एक जैसे बना देता, तो पता नहीं चलता a है कि q है। तो l रहेगा तो अलग अलग दिखेगा। ठीक है, तो इसको परेशान मत होना। कुछ किताबों में यहाँ पर a लिखा होगा और कुछ किताबों में l लिखा होगा, दोनों सही है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, यदि मैं आधी दूरी मानूं तो आधी दूरी का हिस्सा इधर क्या कहलाता है? l, और इधर भी क्या कहलाया? l, तभी तो बना क्या हो गया? 2l।
क्लियर हो गया। तो ये जो चित्र बना है किसका कहलाया? वैद्युत द्विध्रुव का चित्र कहला गया। ठीक, पर हम इसको पढ़ कहाँ रहे हैं, ये हमको दिखाई कहाँ देता है, उसको समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो, जब हम NaCl की बात करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, इसमें आप जानते होंगे कि ये जो Na है ये प्लस होता है और Cl क्या होता है? माइनस होता है। मतलब ये इनके बीच की दूरी भी बहुत कम होती है, हम तो NaCl का एक अणु भी नहीं देख सकते। ठीक, तो ये निकाय क्या कहला गया? वैद्युत द्विध्रुव। ये समान परिमाण के हो गए, एक धनावेश इसमें है, एक ऋणावेश इसमें है। ठीक, एक तो विजातीय आवेश हो गए, इनका परिमाण भी बराबर है, दूसरा अल्प दूरी पर भी है, तो ये निकाय क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहला गया। समझ में आ गया? तो छोटे छोटे अणुओं में पाया जाता है, बड़ी बड़ी चीजों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो परिभाषा एक बार फिर से बताओ इसके हिसाब से। पहले क्यू को बोलो समान परिमाण के, फिर प्लस माइनस को बोलो विजातीय आवेश, फिर इसको बोलो अल्प दूरी पर हो, तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और कोई क्रम नहीं, यहां से लिख सकते हो अल्प दूरी पर, इससे चालू कर देते हैं, ये अल्प दूरी है ना, अल्प दूरी पर, फिर इसका नाम ले लो समान परिमाण के विजातीय आवेश स्थित हों, तो इसे वैद्युत द्विध्रुव करते। कोई फिक्स परिभाषा नहीं है, परिभाषा है आपको अपने से बनाना है, किताबों से नहीं बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब यहां पर हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं और ये पार्ट हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक यंत्र का नाम है, एक निकाय का नाम है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र है। ठीक है, जैसे मान के चलो आप वो वाला झूला झूले हो कि एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाए, एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाए और इस तरह से घूमते हो, घूमे हो ऐसा वाला झूला, है ना? ये ऊपर नीचे नहीं, इसको कैसा वाला? घूमने वाला। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो प्लस वाला है और माइनस वाला है, तो प्लस किसके पास आना चाहता है? माइनस के पास, और माइनस भी किसके पास जाना चाहता है? प्लस के पास। इसके चक्कर में वो क्या करता है? घूमता है। तो घूमने को ही हम यहाँ पर फिजिक्स में क्या बोलते हैं? आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब क्या है? घूमना। माने वैद्युत द्विध्रुव क्या कर रहा है? घूम रहा है। घूमेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? जैसे मैं हो जाऊं, अब एक डंडे में एक व्यक्ति वहां खड़ा हो जाए तो क्या होगा? यदि मैं चलूंगा तो उसको भी चलना पड़ेगा। ठीक, यदि मैं इधर घूम रहा हूं तो वो भी इधर घूम के आएगा, इधर घूमूंगा तो उधर भी घूमना पड़ेगा। मतलब एक अणु यदि घूमता है, दूसरा भी उसके चक्कर में क्या होगा? घूमेगा। यदि मैं ये हाथ ऐसे कर रहा हूं, अब मैं सोचता हूं ये हाथ चलाऊंगा लेकिन बराबर है, तो इस हाथ को भी क्या करना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा, एक दूसरे के अपोजिट रहे। तो बस यही हाल है। तो अब देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। परिभाषा याद नहीं करना है, सूत्र याद करना है। सूत्र से सब कुछ आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो देखो, ये है वैद्युत द्विध्रुव के आवेश का परिमाण। क्या? वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण। दो ठो आवेश है ना, तो क्या लिखोगे? एक आवेश का परिमाण। और ये क्या है? उनके बीच की दूरी, और इसको क्या बोलते हैं? गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जिनमें सूत्र हो, परिभाषा याद नहीं करना है। यदि आप कर रहे हैं तो आपका तरीका गलत है, आप भूल जाएंगे, याद नहीं होगा। तो क्या याद करना है? सूत्र, और उनका नाम याद करना है। तो चलो पहले क्यू को बताओ कि क्यू क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण। दोबारा बोलो, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण। और 2l को बोलो, उनके बीच की या वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? P से। तो सूत्र क्या बन गया? P बराबर Q इंटू 2l। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से यहां पर इसका सूत्र हो गया। यदि मैं इसके मात्रक की बात करूं, मैं बोलता हूं कि यदि आपको सूत्र याद है तो मात्रक है, विमी सूत्र है, सदिश सदिश है, सब कुछ सूत्र से ही बन जाएगा। अलग से आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहां से मात्रक बनाते हैं। आवेश का मात्रक बोलो क्या होता है? कूलाम। किससे लिखते हैं? कैपिटल C से। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका मात्रक देख लो, ये क्या बन गया? कूलाम मीटर। याद करना है क्या इसको? नहीं करना है। क्या याद करना है? सूत्र। फिर हम बात करते हैं इसके विमी सूत्र की। विमी सूत्र को LTA भी लिख देते हैं, ATL भी लिख देते हैं, कैसे भी लिख देते हैं, पर आया कैसे इसको भी आपको याद नहीं करना है।
सारा कुछ ये सूत्र है, इसी सूत्र से परिभाषा बनेगी, इसी सूत्र से मात्रक भी बनेगा। तो चलो हम बात करते हैं कि ये कैसे आया। तो देखो आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है, AT, ठीक है, और लंबाई का क्या होता है, L, तो ये क्या बन गया, ATL। वैसे कम क्रम से लिखते हैं तो पहले M, L, T, A ऐसा लिखते हैं ना, इसलिए पहले L लिख दिया, T लिख दिया, A है तो वही, ठीक है। ये इसका क्या कहलाया, विमी सूत्र कहला गया। और ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, लेकिन इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर मानी जाती। कहाँ की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। जबकि अभी हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ रहे थे तो उसकी दिशा हम पढ़ रहे थे कि ये धनावेश से प्रारंभ होती है और कहाँ पर समाप्त होती है, ऋणावेश पर। लेकिन इसके ये विपरीत है, ये कहाँ से चल रहा है, ऋणावेश, और जा कहाँ रहा है, धनावेश की ओर। तो इसकी दिशा कैसी होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो यदि मैं यहाँ पर P की दिशा बताना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पर P लिख दिया, इसके ऊपर क्या लिख दिया, P एक सदिश राशि हो गई। P कैसी राशि हो गई, सदिश, तो दिशा बताना पड़ेगा। तो दिशा के लिए तीर मुझे कहाँ लगाना चाहिए, इस ब्लैक लाइन में, इस साइड के इस साइड। कहाँ से चालू होता है, ऋणावेश से, कहाँ की ओर जाता है, धनावेश, तो इसका ये इधर की ओर है। समझ में आ गया, P का ऋणावेश से कहाँ की ओर, धनावेश की ओर, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्लियर हुआ, ठीक, मात्रक भी क्लियर हो गया, सदिश अदिश भी क्लियर हो गया। यदि मैं एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव की बात करूं तो आदर्श वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है ना। तो यहाँ पर आदर्श वैद्युत द्विध्रुव किस आकार का होता है, बिंदु आकार का। मतलब मैं NaCl की बात करता हूं तो बिल्कुल पास पास यदि ये आ जाएं तो आपस में मिल जाएंगे तो कैसे दिखेंगे, बिंदु जैसे। तो उनके बीच की दूरी यदि बहुत कम हो जाए तो ऐसे वैद्युत द्विध्रुव को नाम क्या है, आदर्श वैद्युत द्विध्रुव। कभी कभी ये पूछ देता है कि आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार कैसा होता है, तो कैसा होता है, बिंदु जैसे। छोटे छोटे क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य होता है। अब शून्य क्यों हो गया, अभी आपने परिभाषा पढ़ा कि इनका परिमाण कैसा होता है, समान, और दूसरा पढ़े कि ये विजातीय होता है। यदि मैं एक तरफ जो है +4 कूलाम लेता हूं तो दूसरे तरफ भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, -4 कूलाम। परिमाण बराबर रखना है। और आप आवेश कैसा लेना, विजातीय। अब इनका टोटल करो, नेट का मतलब क्या है, टोटल, कितना आया, 0। तो अक्सर ये आता है कि वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होता है, नेट आवेश कितना होता है, 0। पर मैं पूछूं क्यों होता है, तो आपको बताना है क्योंकि दोनों आवेश कैसे होते हैं, समान परिमाण के होते हैं, विजातीय होते हैं। बाकी ऐसा पूछता नहीं, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि नेट आवेश का मान कितना होता है, 0, ठीक है। अब हम द्विध्रुवों क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी भौतिक सार्थकता क्या है ना, इनको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इसके आधार पर यह पता चलता है कि कौन सा अणु ध्रुवीय है और कौन सा अणु अध्रुवीय है। ध्रुवीय का मतलब जिनके किनारे हों, अलग अलग हों, वो क्या कहलाता है, ध्रुवीय। और जिनके किनारे ना हो वो क्या कहलाया, अध्रुवीय। जैसे पेन है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, इसको मानेंगे कि ये ध्रुवीय है। लेकिन एक फुटबॉल है, गेंद है, उल्टा सीधा कैसे भी देखो एक जैसे दिखता है, उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, अध्रुवीय, ठीक है। ध्रुवीय समझ में आ गया। ध्रुवीय का मतलब क्या समझना है, जिसके किनारे हों, किनारे अलग अलग हों तो क्या मानोगे, ध्रुवीय। और यदि किनारे अलग नहीं है, इकट्ठा है, तो उसको क्या मानोगे, अध्रुवीय। मतलब समझने का है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन से ध्रुवीय कहलाएंगे और कौन से अणु क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय कहलाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा ध्रुवीय होगा और कौन सा अध्रुवीय होगा। तो यहां पर देख लीजिए, जिन अणुओं में धनावेश और ऋणावेश केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, अध्रुवीय। माने धन और ऋण अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अध्रुवीय, ठीक। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये कैसे कंडीशन में बनता है। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई नाइट्रोजन है और दूसरा नाइट्रोजन का अणु, या ये कुछ भी दिया है, नाइट्रोजन के अणु, ठीक है।
ये भी इलेक्ट्रॉन देता है एक और ये भी देता है, तो साझेदारी करता है, ये भी देता है ये भी देता है, इस तरह से ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन दे करके साझेदारी करते हैं। ठीक है, जितना ताकतवर ये है उतना ताकतवर ये भी है। इलेक्ट्रॉन बीचे बीच में है, ये इधर उधर नहीं जाते हैं, माने इसका धन और ऋण दोनों क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। ठीक है, ये अलग अलग नहीं हो पाते हैं, तो एक कैसा अणु हो जाएगा, ध्रुवीय की अध्रुवीय। ध्रुवीय के सिरे होते हैं, ध्रुवीय हो माने धन और ऋण अलग होंगे, और अध्रुवीय है तो ये अलग नहीं होंगे। इसका मतलब इसका धन भी यही है, इसका ऋण भी यही है। जिसका धन और ऋण इकट्ठा होता है उसको क्या बोला जाता है, अध्रुवीय। जैसे मान के चल लेते हैं कि CO2 है, CH4 है, तो ये कैसे अणु कहला गए, ध्रुवीय कहला गए। कैसे, वो कैसे कहलाएंगे, अध्रुवीय। कैसे कहलाएंगे, अध्रुवीय, जिसमें धन ऋण अलग ना हो। ठीक है, अब इसी का उल्टा बोल दो, दोबारा आपको नहीं पढ़ना है ध्रुवीय के लिए, इसको पढ़ा देना है कि जिन अणुओं में धनावेश ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं। वो क्या कहलाएगा, ध्रुवीय। उदाहरण के लिए देखो, जल का है या HCl का है, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ध्रुवीय वाले का, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है ना, ये दो अणु हो गए। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन कौन देता है, क्लोरीन देता है। दोनों साझेदारी कर लिए, दोस्ती तो इनकी हो गई। लेकिन इसमें क्लोरीन बड़ा है और बड़े होने का फ़ायदा उठाता है। क्या फ़ायदा उठाता है, इस दो इलेक्ट्रॉन को बोलता है भैया ये दोनों मेरे हैं, तुम साइड में चलो, छोटे हो तुम। हाइड्रोजन बहुत छोटा अणु है ना, जब ऐसा होता है तो क्या करता है, ये हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर ले जाके इनको अपना बना लेता है। रहना चाहिए बीच में, भाई साझा है तो दोनों दिए हैं, दोनों बराबर दिए हैं, पर दोनों बराबर का हिस्सा है। लेकिन क्लोरीन बड़ा है इसलिए अपनी दादागिरी दिखाता है और उनको अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया उसमें कौन सा आवेश आता है, नहीं, आवेश कौन सा आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपना ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, ऋणावेश। जिसमें इलेक्ट्रॉन आए वो क्या कहलाता है, ऋणावेश। और जिससे इलेक्ट्रॉन घटे वो क्या कहलाता है, धनावेश। मतलब इसमें क्या आ गया, ऋण, और इसमें क्या आ गया, धन, है ना, आंशिक धन हो गया। ये डेल्टा है, आंशिक ऋण हो गया, इसको डेल्टा पढ़ते, मतलब छोटा सा धन और छोटा सा क्या हो गया, ऋण। अब बताओ इसके धन और ऋण कैसे हो गए, अलग अलग। ये अणु कैसा कहलाएगा, ध्रुवीय कहलाएगा। ये अणु क्या कहलाया, ध्रुवीय कहला गया। समझ में आ गया। तो जिसके धन और ऋण अलग अलग हो जाएं वो ध्रुवीय होता है, और जिस अणु के धन और ऋण इकट्ठा होते हैं वो क्या कहलाता है, अध्रुवीय कहलाता है। यहाँ पर एक उदाहरण लिखता है जल का। जल कैसा अणु होता है, ध्रुवीय अणु। कैसा होता है, ध्रुवीय। पर क्यों हो गया उसको समझते हैं। तो देखिए जल की संरचना बनाते हैं। यहाँ भी जल के साथ ऐसे ही है, यह ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देता है, और दोनों साझेदारी कर लेते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा साझेदारी दूसरा हाइड्रोजन कर लेता, दो दो कर लिए। साझेदारी का मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं, बराबर हिस्सेदारी है। लेकिन इसमें बड़ा अणु कौन है, बड़ा अणु कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब बड़ा अणु है तो इसको दूर भगा देगा हाइड्रोजन को, इनको कहाँ ले आएगा, अपने पास। मतलब ये ऐसा बन गया कि H है, भैया तुम हाइड्रोजन दूर जाओ, ये अपने पास रख लिया, इसको साझेदारी करते समय पास रहा। अब जब इसकी साझेदारी होगी तो बेईमानी करने लगा, उसको कहाँ भगाने लगा, दूर। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये दूर आ गया और इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए। जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कैसा होता है, माइनस। इधर भी क्या आ गया, माइनस। इसमें क्या आ जाएगा, प्लस। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसमें भी क्या आ गया, प्लस। माने इनके बीच जो है एक क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया। इसमें धन और ऋण क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये कैसा अणु कहलाएगा, ध्रुवीय। जनरली जिनमें सेम पावरफुल होते हैं, जैसे CO2 है, N2 है, O2 है, ये सभी क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय। समान शक्तिशाली वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अध्रुवीय। और जब अलग अलग पावर हो जाए तो क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे वाला पार्ट देखते हैं। तो हम क्या समझे इसमें, हम ये समझे कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ना, उसमें समान परिमाण होते हैं आवेश के, विजातीय आवेश होते हैं और अल्प दूरी पर होते हैं। तीन चीज़ें याद रखना है, क्या है, समान परिमाण के आवेश हों, वो अल्प दूरी पर हों,
और ठीक है और विजातीय आवेश हों तो इस निकाय को क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आ गया? अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आता है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? फिर दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? जब आघूर्ण शब्द आएगा तो सूत्र वाला है आपको लिखना है। अब आघूर्ण वाला नहीं आए, सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव आए तो उसका परिभाषा लिखना है। ठीक, क्या क्या 3 शब्द बताओ मुझे, क्या होना चाहिए उसमें? समान परिमाण, फिर विजातीय आवेश और अल्प दूरी पर हों तो इस निकाय को क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा तो सूत्र से चालू करना है। सूत्र क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। तो Q का मतलब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, और 2L का मतलब वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक से भी इसी से निकालेंगे। मात्रक क्या होता है? नो, न्यूटन मीटर नहीं, इसका सूत्र कूलाम मीटर। क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। इसका बीमी सूत्र क्या होता है? ATL। ये कैसी राशि होती है? सदिश। कैसी राशि होती है? सदिश। तो इसकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसका नेट आवेश का मान कितना होता है? 0 होता है। इस आधार पर अणुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक होता है कैसा? ध्रुवीय, जिसके अणु अलग अलग ना हो, माने ऋणावेश और धनावेश अलग अलग ना हो, इकट्ठा हो, एक ही केंद्र पर हो, वो क्या होता है? अध्रुवीय। जैसे CO2 है, N2 है, O2 है। ठीक है, और जिसमें धनावेश और ऋणावेश जिन अणुओं में अलग अलग हो जाएं, ऐसे क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय। ठीक है, जैसे HCl है, NaCl है, H2O है, ये सभी कैसे अणु कहला जाएंगे? ध्रुवीय कहला जाएंगे। ठीक है,